and welcome to my channel English A to Z by Mayank Wade. Today we are going to discuss Social Science Class 10 Chapter number 12 India's Minerals Part 2 and Last. दोस्तों हमने पहले पार्ट में मिनरल्स क्या है, मिनरल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में लर्न किया था. अब ये सेकेंड पार्ट है, वहाँ पे हम रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे. स्पेशली जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है उसके बारे में एक्सटेंसिवली डिस्कशन करेंगे. और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर का, वो है प्रिजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. तो चलिए शुरू करते हैं. इंडिया मिनरल्स, भारत के खनिज का सेकेंड एंड लास्ट पार्ट. सो नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एनर्जी रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? सो एनर्जी रिसोर्सेज हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. तो एनर्जी रिसोर्सेज है वो किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में काफी सहायक बनते हैं. They are classified into conventional, what we call it non-renewable, and non-conventional, that is also known as renewable resources. तो बेसिकली आप एनर्जी रिसोर्सेज को दो हिस्सों में बांट सकते हो. एक में आप बोलते हो कन्वेंशनल, यानी कि जो परंपरागत रूप से आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो जो रिन्यूएबल नहीं है ऐसे. और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसका इस्तेमाल कम होता है पर वो रिन्यूएबल है. तो सबसे पहले कन्वेंशनल यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएगा कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, थोरियम, यूरेनियम. ये सारे जो है वो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जांपल है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली दिस ऑल कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल. इसको एक बार इस्तेमाल कर दिया आप उसको रिन्यू यानी कि फिर से प्राप्त नहीं कर पाओगे. ये सारे रिसोर्सेज को आप कमर्शियल रिसोर्सेज भी बोल सकते हो. सो द फर्स्ट कैटेगराइजेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, वहां पे तीन वर्ड्स आए जो आपको लर्न करने हैं. वो है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, जिसको आप नॉन रिन्यूएबल भी बोल सकते हो, जिसको आप कमर्शियल भी बोल सकते हो, और वहां पे एग्जाम्पल लिख दो. तो एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. तो आप ये तीन वर्ड्स याद रखो, उसमें से ही आप 2 या 3 पॉइंट निकाल पाओगे. कन्वेंशनल यानी कि कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, थोरियम, यूरेनियम. ये कन्वेंशनल वो होता है जो कमर्शियल होता है, कन्वेंशनल वो होता है जो रिन्यूएबल नहीं होता है. दैट्स इट. Now the second categorization, that is non-conventional, what we call it renewable or non-commercial energy resources, जिसके example है wind, solar energy, biogas, geothermal and tidal energy. These are all example of non-conventional or non-commercial or renewable energy. Peat coal, firewood and cow dung are non-commercial energy resources. इसमें आप ये भी लगा सकते हो, फायरवुड है, पीट कॉल है और काउ डंग यानी कि गाय का गोबर है. ये सारे नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज है. Now the first mineral, coal. Coal, man has been using coal as an energy resource since ancient time. तो इंसान प्राचीन काल से ऊर्जा के रिसोर्स के फॉर्म में कोयले का इस्तेमाल करता आया है. Coal is fossil fuel formed by vegetation buried in interior of earth due to tectonic movement. तो कोयला जो है वो एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है और ये टेक्टोनिक मूवमेंट के चलते पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबी वनस्पतियों से बनता है. During the Carboniferous period, the gradual combustion of trees took place and it led to formation of coal. तो कार्बोनिफेरस टाइम के दौरान पेड़ों का क्रमिक दहन हुआ, यानी कि पेड़ क्रमिक रूप से जलने लगे और उससे कोयले का निर्माण हुआ. It is available from stratified rocks. On the basis of carbon, coal can be divided into 4 types or sections, that is anthracite, bituminous, lignite and peat. तो कोयले का निर्माण स्तरीकृत चट्टानों से होता है और कार्बन के प्रेजेंस के आधार पे कोयले को 4 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है ब्यूटामिनस एंड चौथा है पीट. और यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो
ये जो ब्लू कलर यानी कि पीट से शुरू होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट। जैसे जैसे आगे जाओगे, पीट में सबसे ज्यादा मॉइस्चर होता है और इसमें सबसे कम एनर्जी होता है, पर एंथ्रेसाइट में सबसे कम मॉइस्चर होता है और इसीलिए इसमें कार्बन कंटेंट और हीट का प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा रहता है। तो आप ये समझ लो, एंथ्रेसाइट वो सबसे हार्ड कोल है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट और हीट रहता है। वो लंबे समय तक उसको जलाने के बाद, एंथ्रेसाइट यानी कि हार्ड कोल को जलाने के बाद वो लंबे टाइम तक गर्म रहता है। वरस पीट कोल जो एक रूप से कोयला भी नहीं बोला जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा मॉइस्चर होता है, वो जलाने के बाद कम हीट देता है क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट कम होते हैं और वो हीट को लॉन्ग टाइम तक सस्टेन भी नहीं कर पा रहा है। तो आप ये चारों पॉइंट्स याद रखो। सबसे अहम, सबसे हार्ड कोल होता है वो है एंथ्रेसाइट एंड सबसे लो क्वालिटी का कार्बन कंटेंट जिसमें होता है वो है पीट कोल। नाउ नेक्स्ट, यूज ऑफ कोल increased with the invention of steam engine and means of transportation like railways and steamer were used। तो स्टीम इंजन का जैसे इन्वेंशन हुआ उसके साथ ही कोयले का इस्तेमाल बढ़ गया और ये रेलवे या स्टीमर जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। कोल का दूसरा इस्तेमाल, कोयले का दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए किया जाता है। सम बाय प्रोडक्ट फ्रॉम कोल आर कोल टार, अमोनिया गैस, बेंजोइल एंड क्रूड ऑयल। और दूसरा जो है इसके बाय प्रोडक्ट यानी कोयले को जलाने के बाद या उसके बाय प्रोडक्ट है जो है कोल टार, अमोनिया गैस, बेंजोइल एंड कच्चा तेल। मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर जेको एमजी यानी कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। तो ज्यादातर जम्मू कश्मीर, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वहां पे से कोयला मिलता है। लिग्नाइट कोल फील्ड्स ऑफ गुजरात आर लोकेटेड इन केबीएमएस। गुजरात में ज्यादातर लिग्नाइट नाम का कोलसा मिलता है या कोयला मिलता है जो कच्छ, भरूच, भावनगर, महसाणा और सूरत से मिलता है। तो गुजरात में कौन से टाइप का कोयला यानी कि कोल मिलता है, वो है लिग्नाइट और वो मिलता है कच्छ, भावनगर, भरूच, महसाणा एंड सूरत। फिर आता है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। जो खनिज तेल है वो स्ट्रेटिफाइड रॉक से मिलता है और वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इट इज अ फॉसिल फ्यूल ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। ये हकीकत में पेड़ पौधे और जानवरों का एक फॉसिल फ्यूल है। In ancient times, plants and animals were buried in the interior of the earth and were converted into hydrocarbon। अब काफी समय पहले जब पेड़ पौधे और जानवर वो मरने के बाद जमीन में दफन हो गए तो उनका कन्वर्जन हो गया, उनका रूपांतरण हो गया हाइड्रोकार्बन्स में, जिसमें से बना मिनरल ऑयल यानी कि खनिज तेल। ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट, लेयर्स ऑफ दिस फॉर्म्स वर ग्रेजुअली एलिवेटेड टुवर्ड्स द सरफेस। तो ये जो वेजिटेशंस और एनिमल अंडरनीथ बरी हुए थे, उसके बाद उन पे टेक्टोनिक मूवमेंट के चलते वो जमीन की ऊपर की सतह की तरफ आगे बढ़ने लगे और उसमें से कुछ है वो सी फ्लोर के नीचे चले गए और कुछ जो है वो जमीन के नीचे से मिलते हैं और इसीलिए मिनरल ऑयल जो है वो आपको समंदर की गहराइयों में से मिलेगा और जमीन की गहराई में से मिलेगा। सो दैट इज द लास्ट वन। सम ऑफ द मिनरल ऑयल or some of this fossil of plant and animal went towards the sea floor while some strata came up from the interior। तो अगेन मिनरल ऑयल कैसे बनता है? ये जो एंशियंट टाइम में वेजिटेशंस और एनिमल के डेड बॉडी थे वो अर्थ के इंटीरियर में दफन हो गए और जैसे जैसे टाइम बीतता गया इनका कन्वर्जन हुआ हाइड्रोकार्बन्स में से और फिर यही हाइड्रोकार्बन्स पे टेक्टोनिक मूवमेंट के चलते इनकी जगह जो है वो पृथ्वी के सतह की ओर आने लगी। उसमें से कुछ जो है वो सी फ्लोर पे चले गए और कुछ जो हाइड्रोकार्बन्स है
वो जमीन की सतह पर चले गए, और इसीलिए आप दोनों जगह से सी फ्लोर में से भी मिनरल ऑयल निकाल सकते हो, और वैसे ही अर्थ के इंटीरियर स्ट्राटा में से भी मिनरल ऑयल निकाल सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही है कि इंडिया में कौन कौन से मिनरल ऑयल जोन है, जिसमें से एक सी फ्लोर पर जाता है और बाकी के जो है वो अर्थ के इंटीरियर स्ट्राटा से मिलते हैं। In 1866, first oil well was dug in Assam. सबसे पहला मिनरल ऑयल का जो कुआं है वो हमने खोदा आसाम स्टेट में से। आज इंडिया का जो ऑयल फील्ड्स है वो 5 जोन में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला है ऑयल फील्ड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इलाकों में से जो मिनरल ऑयल मिलता है वो। दूसरा है गुजरात। गुजरात के नजदीक ही दूसरे दो ऑयल जोन है, जिसमें से एक है बॉम्बे हाई, जहां मैंने आगे बोला उस तरीके से वहां समंदर के नीचे यानी कि सी फ्लोर से मिनरल ऑयल निकाला जाता है, वो है ऑयल फील्ड्स ऑफ बॉम्बे हाई। और फिर हमारा दूसरा नेबरिंग स्टेट है राजस्थान, तो राजस्थान का भी ऑयल फील्ड्स है। तो गुजरात और उसके इर्द गिर्द यानी कि नेबरिंग स्टेट में 3 ऑयल जोन हो गए। देखो, पहला है ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात, दूसरा है ऑयल फील्ड्स ऑफ राजस्थान जो अर्थ के अंडरनीथ से मिलते हैं। सी फ्लोर से मिलता हुआ इंडिया का एकमात्र ऑयल फील्ड जोन जो है ऑयल फील्ड्स ऑफ बॉम्बे हाई। फिर दूसरे दो है ऑयल फील्ड्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड ऑयल फील्ड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो टोटल कुल मिला के 5 ऑयल फील्ड जोन है इंडिया में, जिसमें से 3 गुजरात और उसके इर्द गिर्द है, और दूसरे दो गुजरात बॉम्बे हाई जो सी फ्लोर से, राजस्थान, फिर नॉर्थ ईस्ट, एंड फिर लास्ट वाला है वो है ईस्टर्न कोस्ट। In Gujarat, mineral oil was first found at Lunaj of Kheda district in 1958. गुजरात में खनिज तेल पहली बार 1958 में खेड़ा जिले के लुणेज गांव से पाया गया। Today it is found at Ankleshwar, Mehsana, Khalol, Nawagam, Kosamba, Sanand, Ahmedabad, Gandhinagar, Vadodara, Bharuch and Bhavnagar। आज गुजरात में अंकलेश्वर, महसाणा, कलोल, नवागाम, कोसंबा, साणंद, अहमदाबाद, भरूच, वडोदरा, गांधीनगर और भावनगर से मिनरल ऑयल मिलता है। द मिनरल ऑयल इज सेंट टू रिफाइनरी टू सेपरेट इट्स बाय प्रोडक्ट। खनिज तेल को उसके उप उत्पादनों के लिए अलग करने के लिए रिफाइनरी भेजा जाता है। इन इंडिया द रिफाइनरीज आर लोकेटेड एट गुवाहाटी, बरौनी, कोयली, कोचीन, चेन्नई, मथुरा, कोलकाता एंड हल्दिया। तो गुजरात में गुवाहाटी, बरौनी, कोयली, कोचीन, चेन्नई, मथुरा, कोलकाता और हल्दिया में ऐसी रिफाइनरी है। और ये जो कोयली की रिफाइनरी है वो गुजरात से बिलोंग करती है। इतना ही नहीं, द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट जामनगर इन गुजरात। और विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो गुजरात के जामनगर में स्थित है। तो टेक्निकली गुजरात में 2 रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी है। एक है कोयली जो वडोदरा और भरूच के बीच में आया है, और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी वो है जामनगर गुजरात में। देन इलेक्ट्रिसिटी, इट्स नॉट इलेक्ट्रिक सिटी, इट्स इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। इलेक्ट्रिसिटी वॉज इन्वेंटेड एज अ पावर एनर्जी फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक यूज। तो बिजली का आविष्कार औद्योगिक एवं घरेलू हेतु से किया जाता है। इट्स यूज इंक्रीज आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बट देयर इज स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू इट। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इसका उपयोग काफी बढ़ गया है, पर फिर भी इसका जो रॉ मटेरियल है उसका कहीं ना कहीं शॉर्टेज यानी कि स्कैरसिटी चल रहा है। सो देयर इज 3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली 3 प्रकार की होती है। वो कौन से 3 प्रकार है, चलो देखते हैं। Coal and mineral oil are used to produce thermal electricity. कोयले और खनिज तेल का उपयोग करके हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। एंड दिस इज मोस्टली एंड वाइडली यूज्ड बट कॉज पॉल्यूशन। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी थर्मल वे में ही प्रोड्यूस की जाती है, पर इसका फ्लिप साइड ये है कि इससे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और ये ज्यादातर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स का इस्तेमाल करता है।
रनिंग वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो बहते पानी से आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो और वहां पे डैम्स और वाटरफॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। मिनरल्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी, तो यूरेनियम और थोरियम जैसे खनिज परमाणु इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, पर इसका प्रॉब्लम ये है दिस रॉ मटेरियल आर नॉट इजीली अवेलेबल। पर इसका जो रॉ मटेरियल है यानी कि यूरेनियम एंड थोरियम है वो easily उपलब्ध नहीं है। Man has to therefore utilize solar, wind, tidal, geothermal and biogas energy as these resources are renewable and easily available। और इसीलिए हमें सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल या बायोगैस जैसी एनर्जीज का इस्तेमाल करना चाहिए जो रिन्यूएबल है, वो आसानी से मिलती है और आप उसको रिप्रोड्यूस भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इससे पॉल्यूशन का या पर्यावरण पे असर होने का कोई खतरा नहीं है। तो बेसिकली हमने 3 टाइप के इलेक्ट्रिसिटी देखे। पहला टाइप था वो था थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो कोल और मिनरल ऑयल से बनता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ये टाइप इस्तेमाल होता है, पर इसमें ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है और इससे पॉल्यूशन ज्यादा होता है। दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से पैदा होता है, एंड तीसरा जो है वो है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, पर इसका रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल नहीं है। तो फिर अब चौथी बात आई कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर, विंड, टाइड्स या जियोथर्मल या बायोगैस से प्रोड्यूस होता है उसी को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये रिन्यूएबल है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स है और उससे एनवायरमेंट पे कोई भी तरीके का टोल नहीं आता है, यानी कि कोई भी तरीके का खतरा नहीं आता। फिर आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज एसोसिएटेड विद मिनरल ऑयल। अब नेचुरल गैस का कहीं ना कहीं एसोसिएशन है मिनरल ऑयल से, यानी कि जहां से खनिज तेल निकलता है वहीं पे आप नेचुरल गैस भी ले पाओगे और इसीलिए इसको मिनरल ऑयल से सेपरेट किया जाता है। इट्स चीपर एंड नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। ये काफी सस्ता है और इससे कोई भी तरीके का प्रदूषण नहीं होता है। The reserves of natural gas in our country are found in Khambat and Kaveri Basin as well as Jaisalmer of Rajasthan। तो नेचुरल गैस हमारे देश में खंबात, कावेरी बेसिन और राजस्थान के जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। गुजरात में जो है नेचुरल गैस का सबसे बड़ा रिजर्व है अंकलेश्वर में। तो अंकलेश्वर गुजरात। दूसरा सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी यानी कि ऑयल रिफाइनमेंट का फैक्ट्री, दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री वो है गुजरात के जामनगर में, और दूसरा है कोयली। वेरएज नेचुरल गैस के लिए अंकलेश्वर सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व है। नाउ इंक्रीमेंट और इंक्रीज इन द यूसेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे हमको पता चला कि भाई जो ये कन्वेंशनल यानी कि कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज है वो सारे नॉन रिन्यूएबल है और उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम एनवायरमेंट का होता है। तो हमने उसके ऑप्शन के तौर पे, ऑल्टरनेटिव के तौर पे नॉन कन्वेंशनल यानी कि नॉन कमर्शियल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में समझा और उसका उपयोग बढ़ाया। सो क्यों, उसका रीजन क्या है? कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। तो ये जो सारे परंपरागत स्रोत है जैसे कोयला ले लो, खनिज तेल ले लो या नेचुरल गैस ले लो, ये काफी मर्यादित जगह में, मर्यादित मात्रा में ये उपलब्ध है, ये हर कहीं पे नहीं मिलते। Whereas non-conventional sources like solar, wind, tidal and biogas are renewable and inexhaustible। तो ये conventional resources के सामने, ये कोयले, मिनरल ऑयल के सामने सोलर, विंड, टाइडल या बायोगैस जैसे एनर्जी रिसोर्सेज है वो नॉन कन्वेंशनल है और ये रिन्यूएबल भी है। आप उसका क्वांटिटी फिर से क्रिएट कर पाओगे और उससे भी ज्यादा जरूरी ये इनएग्जॉस्टिबल है, यानी कि अनलिमिटेड है। आप जितना भी यूज करो ये कभी खत्म नहीं होने वाला। So many countries therefore have moved towards using such energy resources। काफी जो देश है वो धीरे धीरे अब नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज्यादा अहमियत देते हैं, उसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे कंट्रीज जो है वो है
यूएसए, रशिया, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स एंड जापान, ये सारे कंट्रीज नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. इवन इन इंडिया, the Commission for Additional Sources of Energy, what you call it CASE, was started for using non-conventional sources. इंडिया ने भी इसी डायरेक्शन में काम करने के लिए एक एजेंसी बनाई जिसका नाम है केस. केस का मतलब है कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. और ये नेशनल लेवल पे है. स्टेट लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन है वो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को प्रमोट करती है जिसका नाम है जेडा यानी कि गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी. तो नेशनल लेवल पे है केस जिसका मतलब है कमीशन फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड गुजरात यानी कि स्टेट लेवल पे है उसका नाम है गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी. जेडा एंड केस ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है. केस एंड जेडा जो प्रमोट करती है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को इंडिया में. फिर आता है सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा. सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. ये पूरी पृथ्वी पे सूरज जो है वो एनर्जी का मुख्य स्रोत है. द सनलाइट इज अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द ईयर. और भारत जैसे कंट्री में सनलाइट पूरे साल भर ऑलमोस्ट हमको मिलता है. द बायोस्फीयर ऑन द अर्थ इज अलाइव ड्यू टू सोलर एनर्जी. और पृथ्वी पे ये जो सारा जीव का उपक्रम चल रहा है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये सूर्य शक्ति ही जवाबदार है. इंडिया हैज प्रोग्रेस वेल ड्यू टू सोलर एनर्जी एंड इट्स टेक्नोलॉजी. और इंडिया ने सोलर एनर्जी के टेक्नोलॉजी में काफी काम किया है. गुजरात स्टेट गेट्स मैक्सिमम सोलर एनर्जी इन इंडिया. भारत में गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का उत्पादन होता है. और अगेन मैंने जैसे आगे भी आपको बोला था केस जो है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को प्रमोट करने के लिए नेशनल लेवल पे काम करता है, एंड जेडा यानी कि गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी वो स्टेट लेवल पे काम करता है. और जैसे यहाँ हमने डिस्कस किया कि गुजरात स्टेट सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करता है. और उसका एक एग्जांपल है बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में छानी नाम का एक इलाका है जहां पे जेडा ने एस्टेब्लिश किया है सोलर कोल्ड स्टोरेज विद द कैपेसिटी ऑफ 10 टन. तो 10 टन के कैपेसिटी वाला सोलर एनर्जी से चलने वाला कोल्ड स्टोरेज बनाया है जो सिचुएटेड है छानी वडोदरा में. Today, solar panels are fixed to provide street lights and power for domestic use in the villages without electricity. आज बिजली रहित गांव में स्ट्रीट लाइट और घरेलू उपयोग के लिए बिजली उपलब्ध कराने का काम सोलर पैनल लगाने से होता है. It also provides power for irrigation to the farms. ये खेतों में सिंचाई के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी देता है. Solar energy plant has been installed at Madhopur near Bhuj in Gujarat for desalination of saline ocean water. तो समुद्र का जो खारा पानी है उसे शुद्ध करने के लिए गुजरात में भुज के निकट माधोपुर नाम की जगह पे सोलर एनर्जी से संचालित एक प्लांट बनाया गया है. सोलर कुकर्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग. खाना पकाने के लिए सोलर कुकर का इस्तेमाल होता है. सोलर हीटर्स फॉर हीटिंग वाटर, पानी गर्म करने के लिए सोलर हीटर का इस्तेमाल होता है. एंड सोलर पैनल्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और सोलर पैनल का इस्तेमाल होता है बिजली उत्पादन करने के लिए. द यूज ऑफ सोलर इक्विपमेंट इज ऑन द इंक्रीज इन द कंट्री टुडे. आज देश में सोलर उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ रहा है और ये दर्शाता है कि हमने भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज पे काम किया है. और स्टेट लेवल पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स को प्रमोट करने वाली एजेंसी है जेडा, एंड नेशनल लेवल पे है केस. फिर आता है विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा. winds are formed due to high and low pressure pockets formed in the atmosphere. तो ये जो हवा है वो वातावरण में हाई एंड लो प्रेशर पॉकेट के चलते क्रिएट होता है. विंड मिल्स कैन हार्नेस द एनर्जी ऑफ द विंड. और पवन चक्की है ये पवन ऊर्जा को प्राप्त करती है या उसको यूटिलाइज करती है.
India has become fifth country in the world to produce energy through wind. भारत दुनिया का पांचवा ऐसा राष्ट्र है जो पवन ऊर्जा से काम चलाता है. The coastal and mountainous areas are best places where speedy winds are available. तो तटीय विस्तार है, समुद्र के किनारे का अगर विस्तार है या पर्वतीय क्षेत्र है, वो पवन ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे सही जगह है, क्योंकि वहां पे पवन यानी कि हवा तेज बहती है. कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, Gujarat, Tamil Nadu, Odisha, and Maharashtra, these are the states in India that produce wind energy. कैगटॉम यानी कि केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, तो यहाँ पे पवन ऊर्जा से काम चलाया जाता है, यानी कि यहाँ से पवन ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है. इन गुजरात देयर आर विंड फार्म्स इन लांभा विलेज नियर जामनगर and on the sea coast near मांडवी in कच्छ. गुजरात में दो जगह पे विंड फार्म्स अवेलेबल है. एक जामनगर का लांभा नाम का गांव है और दूसरी जगह कच्छ मांडवी. अब मांडवी कच्छ ये यही जगह है जहां से ये डबल रोटी जो गुजराती में हम दाबेली बोलते हैं, इसका ओरिजिन है ये मांडवी कच्छ का जो एक शहर है ये. और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये यही मांडवी शहर है जहां पे हिंदी काफी फेमस मूवी हम दिल दे चुके सनम, उसका शूटिंग हुआ था. तो मांडवी कच्छ और दूसरा है लांभा जामनगर जहां पे विंड फार्म्स अवेलेबल है. जामनगर ये वही जगह है जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी भी मौजूद है. और जामनगर ये वही जगह है जहां पे आप मरीन नेशनल पार्क भी देख सकते हो. तो ये जानकारी जामनगर से रिलेटेड याद रखो. Electricity is generated at windmills in Dwarka, Jamnagar, Rajkot and Porbandar district. तो विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम गुजरात के द्वारका, जामनगर, राजकोट एंड पोरबंदर जिले में होता है. Then biogas, agriculture waste, molasses, what you call it, remains of a sugar cane, other vegetations, cow dung and human etc. are used to produce biogas. तो जो खेतीबाड़ी का वेस्ट यानी कि कचरा होता है, मोलेसिस यानी कि गन्ने का जो अवशेष जिसमें से गन्ने का जूस यानी कि शुगर कैन जूस निकाल लिया बाद में जो रहता है वो मोलेसिस, अन्य वनस्पति, गाय का गोबर और मानव का मल, ये सारी चीजों को बायोगैस बनाने के लिए यूज किया जाता है. अब बायोगैस में बेसिकली मीथेन गैस होता है. सो मीथेन गैस इज प्रोड्यूस विच इज इनफ्लेमेबल गैस. तो बायोगैस में बेसिकली मीथेन होता है और वो ज्वलनशील वायु है. द स्लरी प्रोवाइड्स प्रेशियस फर्टिलाइजर फॉर द फील्ड्स. तो जैसे हमने ऊपर देखा कि ये एग्रीकल्चर वेस्ट, मोलेसिस, दूसरे वेजिटेशंस, काउ डंग और ह्यूमन एक्स्ट्रा, ये सारी चीजों को मिलाया जाता है और फिर उसमें पानी डाला जाता है ताकि इसका जो डीके या डिकम्पोजिशन है वो जल्दी बने. अब जब ये स्लरी बनाया जाता है तो उसके ऊपर ये मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है जो बायोगैस के तौर पे इस्तेमाल होता है. और इसका जो स्लरी है ये काफी फर्टाइल चीज है, इसको आप फर्टिलाइजर के तौर में भी इस्तेमाल कर सकते हो. तो मतलब एक काम और फायदे दो. आप इसका जो मेन प्रोडक्ट है गैस, उसको तो आप ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर पाओगे, पर इसका जो स्लरी है उसको भी आप फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हो. द लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट हैज बीन इंस्टॉल्ड एट मेथान नियर सिद्धपुर इन गुजरात विच इज रन ऑन अ कोऑपरेटिव बेसिस. गुजरात में सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट वो सिद्धपुर जिले के मैथान नाम की जगह पे मौजूद है और वो कोऑपरेटिव बेसिस पे चलता है, यानी कि पूरा गांव एक बड़ा सा वहां पे बायोगैस प्लांट बनाया गया है. तो गांव का पूरा कचरा वहीं पे इकट्ठा होता है और फिर वहां से जो प्रोड्यूस होता गैस है वो हर एक घर को पाइपलाइन के जरिए मिलता है. तो ये एक ऑल्टरनेटिव रिसोर्स के लिए सबसे बड़ा या सबसे पायोनियर कदम आप बोल सकते हो. मैथान के अलावा बायोगैस प्लांट गुजरात के रुद्रताल जो दसकोई तालुका अहमदाबाद से बिलोंग करता है और दांतीवाड़ा बनासकांठा यहाँ पे भी मौजूद है.
तो गुजरात में 3 बड़े बायोगैस प्लांट है, एक मैथान सिद्धपुर में, दूसरा दसकोई अहमदाबाद जो रुद्रताल में है, एंड तीसरा है बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट जो दांतीवाड़ा से बिलोंग करता है। तो ये 3 मैथान जिसका कनेक्शन सिद्धपुर, ओके, फिर है दसकोई अहमदाबाद तालुका, वहां पे रुद्रताल, एंड दांतीवाड़ा वो है बनासकांठा। फिर आएगा जियोथर्मल एनर्जी जिसको बोला जाता है भूतापीय ऊर्जा। अर्थ के यानी कि पृथ्वी के नीचे अंडरनीथ भी एक एनर्जी शामिल है जो है थर्मल एनर्जी जिसको बोला जाता है जियोथर्मल एनर्जी। चलो देखते हैं। द थर्मल एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कम्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ गीजर और हॉट वाटर स्प्रिंग। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग से तापीय ऊर्जा मिलती है वो या तो गीजर के फॉर्म में या गर्म पानी के झरनों के रूप में पृथ्वी की सतह पर आती है। तो ये एक कुदरती गीजर है। ड्यू टू द इंटीरियर हीट द वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर। तो पृथ्वी के आंतरिक गर्मी के कारण ये पानी वेपर में कन्वर्ट होता है। दिस वेपर exerts upward pressure and can be used to produce geothermal energy. तो ये जो वेपर है वो ऊपर की ओर प्रेशर डालता है और इसका उपयोग जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन गुजरात आर लोकेटेड एट लसुंद्रा, उन्नई, टुआ, टिम्बा एंड तुलसी श्याम where there is a possibility of getting geothermal energy. तो भारत में स्पेशली गुजरात में गर्म पानी के झरने आपको लसुंद्रा, उन्नई, टुआ टिम्बा एंड तुलसी श्याम से मिलेंगे। आप TU ऐसे याद रखो। T यानी कि टुआ टिम्बा एंड तुलसी श्याम, एंड U यानी कि उन्नई, और एक ऐड कर लो लसुंद्रा। ये सारी जगह पे आपको गर्म पानी के झरने मिलेंगे और यहाँ पे आप जियोथर्मल एनर्जी का पॉसिबिलिटी देख सकते हो। और दोस्तों आपने शायद ये सुना या देखा भी होगा कि इलेक्ट्रिसिटी होता है वहां पे एक कनेक्शन हम अर्थिंग के लिए देते हैं, और वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थ में भी एक तरीके का एनर्जी मौजूद है, और इसी का ये प्रमाण है जियोथर्मल एनर्जी। टाइडल एनर्जी यानी कि ज्वरीय ऊर्जा। The tide and ebb movement of waves are caused due to gravitational force of the sun and the moon. तो लहरों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको बोला जाता है टाइडल एनर्जी। तो समंदर की जो लहरें हैं वहां पे ज्वार भाटा आता है यानी कि टाइड एंड एब आता है, जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं सूरज और चंद्र के गुरुत्वाकर्षण बल के आभारी है। जैसे सूरज और चंद्रमा, सन और मून का मूवमेंट होता है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स का असर दरिया में होता है और वहां से टाइड एंड एब क्रिएट होता है। And this produces tidal energy which can be utilized to produce electricity. और यही लहरों के चलते हम बिजली प्राप्त कर सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे जो बड़े बड़े पंखे हैं जिसको हम टरबाइन बोलते हैं, और ये लहरों के चलते ये टरबाइन घूमेंगे और उसके चलते हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दुनिया में पहली बार फ्रांस ने ये लहरों के चलते यानी कि टाइडल एनर्जी को यूज करके बिजली बनाया था, एंड दैट टू इन 1910। 2010 में फ्रांस ने दुनिया में पहली बार टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया था। As India has a large coastline, it has the potential to generate such energy. भारत का दरिया विस्तार काफी बड़ा है और इसीलिए भारत में भी हम ऐसे ये ज्वरीय ऊर्जा से यानी कि टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात। गुजरात में ये दोनों जगह पे खंबात की खाड़ी में और कच्छ की खाड़ी में टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना चल रहा है। रेमेडीज टू प्रिजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। सबसे अहम क्वेश्चन एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, प्रिजर्वेशन और रेमेडीज फॉर मिनरल्स। ये खनिज को संरक्षित करने का क्या तरीका है और क्यों इतना जरूरी है, चलिए देखते हैं। क्या अलग अलग उपाय है प्रिजर्वेशन करने के मिनरल्स को, यानी कि मिनरल्स को कैसे संरक्षित किया जाए।
Minerals are necessary for existence and development of human beings. तो खनिज मानव के अस्तित्व और विकास के लिए काफी जरूरी है. However, they are used in unrestricted manner by exporting them to earn foreign exchange for its own development. पर हुआ ये कि विदेशी मुद्रा कमाने की लालच में, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए हमने इसको एक्सपोर्ट करना यानी कि निर्यात करना शुरू कर दिया और इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल या एक्सप्लॉयटेशन करने लगे. That is why the preservation of mineral has become necessary. और इसीलिए ये मिनरल का संरक्षण करना अति आवश्यक है, इतना जरूरी. तो क्या है सॉल्यूशंस यानी कि रेमेडीज मिनरल प्रिजर्वेशन के लिए? सबसे पहले यूज ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा मिनरल को अगर प्रिजर्व करना है तो. इफ अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू ऑब्टेन द मिनरल्स, द वेस्टेज कैन बी रिड्यूस. अगर मिनरल को प्राप्त करने का उचित तकनीक हम इस्तेमाल करें, यानी कि सही तरीके से उसको इस्तेमाल करें या उसका खनन करें, तो उसका काफी सारा बर्बादी यानी कि वेस्टेज हम रोक सकते हैं. दूसरा है रिसाइकलिंग. उसको ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल करके वही चीज को, वही मिनरल को हम कैसे इस्तेमाल कर सके, जैसे कि द स्क्रैप ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टीन शुड बी टेकन फॉर रीयूज. तो ये जो आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम या टीन का जो भी खनिज का अवशेष बचा है, हम उसको पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे मिनरल का, नए मिनरल का जो नेसेसिटी है वो कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं. फिर एक हम कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ मिनरल्स. तो खनिजों का जो भी वैकल्पिक उपयोग है उसको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शन शुड बी यूज फॉर दोज मिनरल्स विच आर फाउंड इन लेस क्वांटिटी. तो ऐसे सारे खनिज जिसकी मात्रा काफी कम है, उसकी जगह पे जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को, ऐसे मिनरल को हम ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी यूज इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बिजली की जगह हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं. एल्यूमिनियम इंस्टेड ऑफ कॉपर, कॉपर की जगह एल्यूमिनियम का इस्तेमाल, पेट्रोल की जगह सीएनजी का इस्तेमाल. तो ये सारे ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ मिनरल हुए. फिर चौथा है यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल मीन्स. गैर परंपरागत संसाधन का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सोर्सेज लाइक वाटर, सोलर, विंड, बायोगैस एक्सेट्रा शुड बी यूज इंक्रीजिंगली. ये सारे जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है उसका कहीं ना कहीं हम बेशुमार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी ना खत्म होने वाले इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है और ये पर्यावरण पे भी जरा भारी नहीं है. इससे कोई भी तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है. तो हम ऐसे गैर परंपरागत संसाधन जैसे कि पानी है, बायोगैस है, सोलर है या पवन है, उसका इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं. और लास्ट है सस्टेनेबिलिटी यानी कि स्थिरता. मेंटेन द प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड गिफ्ट द क्लीन एंड क्लियर एनवायरनमेंट टू द फ्यूचर जनरेशन. तो पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने से हम भावी पीढ़ी को एक स्वच्छ और सुंदर पर्यावरण का गिफ्ट दे सकते हैं. तो ये होता है सस्टेनेबिलिटी. अटेम्प्ट्स शुड बी मेड फॉर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. तो प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिए. After the reserves of the mineral is calculated, it can be used for a long period by planning it properly. तो मिनरल का जो भी भंडार है उसका कैलकुलेशन करने के बाद उचित योजना बना के उसको लंबे समय तक उपयोग में लिया जा सकता है और वही है सस्टेनेबिलिटी.